राणा सांगा पर रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें इतिहास की गर्त में जाकर इतिहास खंगालने की जरूरत है। हमारे देश में यह कहा जाता है कि अगर राजनेता पढ़ा लिखा होगा तो समाज को सही दशा और दिशा देगा, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इतिहास की जानकारी नहीं है, उसे सामाजिक व्यवहार की जानकारी नहीं है, अगर बोलने की समझ नहीं है, तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर किसी भी सदन में भेजना सही नहीं होगा। क्योंकि एक बयान ऐसा आया जिसमें शायद उन्होंने इतिहास के पन्ने ना पढ़े हों। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए और एक विशेष समुदाय का हिमायती बनते हुए देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में बड़ा घटिया और शर्मनाक बयान दिया, जिसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने हिंदू गौरव के प्रतीक मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहकर हिंदुओं की भावनाओं पर सीधा हमला बोला है। उनका दावा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत लाकर हिंदू संस्कृति पर आघात की नींव रखी। क्या यह सच है या इतिहास को तोड़ मरोड़कर हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश की जा रही है? पहले औरंगजेब को महिमा मंडित किया गया, सलार गाजी को हीरो बताया गया और अब राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। क्या यह हिंदू अस्मिता के खिलाफ सुनियोजित साजिश है, हमला है? क्या सियासत अब शौर्य और बलिदान को भी निशाना बनाएगी? इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। देश की सियासत में इन दिनों गड़े मुर्दे उखाड़ने की बहस चल रही है। कौन किस मुर्दे को उखाड़ सकता है? पहले औरंगजेब, फिर सालार गाजी और अब बाबर की एंट्री ने देश की सियासत को असल मुद्दों से अलग कर दिया है। सोलहवीं सदी के मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिन्हें इतिहास में उनकी वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष के लिए याद किया जाता है। आज एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। 22 मार्च 2025 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर और राणा सांगा के इतिहास की नई व्याख्या कर दी। सुमन के बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि पहले औरंगजेब को लेकर सपा के आजमी ने प्रेम छलकाया, तो अब लालजी सुमन का प्रेम बाबर को लेकर छलक पड़ा। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तराइन की लड़ाई 1192 ईस्वी में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। और इस जंग के करीबन 400 साल बाद बयाना के आसपास हिंदुस्तान की जमीन पर एक और महान लड़ाई लड़ी गई। खानवा का युद्ध बाबर की सेना और राणा संग्राम सिंह
या राणा सांगा की अगुवाई वाली राजपूत सेना के बीच हुआ था। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुगल सम्राट बाबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को न देखकर सिर्फ नेताओं को सिर्फ बयान ही देना है। अब इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी सरीखे सभी दलों के नेता इस बयान की निंदा कर रहे हैं। देखिए, ये जो जिनका नाम ले रहे हैं और जो इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं है। टीजी अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब के यहाँ बैठक में मैं आई हूँ और उनका तो बहुत पुराना संबंध था, रिश्ता था हमारी परिवार से भी, और हमारे भी हर दुख में सुख में हमेशा वो उपस्थित होते थे, आते थे। बहुत मुझे लगता है उनकी कमी बहुत ज़्यादा सभी को ये महसूस भी होगी, और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन था टूरिज़्म में भी, हेरिटेज में भी, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो बिल्कुल संवेदना परिवार को भी। देखिए, संसद के अंदर संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया इस राष्ट्र की समृद्धि और हिंदुत्व की और भारत के विकास के लिए, और भारत को इन मुगलों से मुक्ति के लिए। और उनको गद्दार कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वहीं सियासी गर्मागर्मी के बीच राणा सांगा के वंशज ने सुमन के बयान पर आपत्ति जता दी है। राजस्थान के शाही परिवारों ने लालजी सुमन के बयान पर ऐतराज जताते हुए इतिहास को पढ़ने की बात कही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं, और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जाने दी है, वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से औरंगजेब विवाद पर दिए बयान का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा, रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं, तो रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हमने 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा था। अखिलेश यादव ने कहा, मैं बीजेपी से अनुरोध करता हूं कि वो इतिहास के पन्ने को ना पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग ये भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था।
क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जो आक्रांता थे या जिस तरीके से आए, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने देश के चाहे कन्वर्जन हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ, और उसके बाद अब उनको महिमा मंडित करने का काम हो रहा है। और सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, क्योंकि न केवल ये देश के करोड़ों सनातन के या महापुरुषों के उन भावनाओं के ठेस से लोगों आहत हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? लेकिन इन सियासी लड़ाइयों के बीच कुछ जटिल सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है। इतिहास की जटिलता की वजह से इस सवाल पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं और राजस्थान के अलग अलग इतिहासकार इस घटना के बारे में अलग अलग ब्यौरा देते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपने इतिहास और राजस्थान की प्राचीन वस्तुओं में राजस्थान का इतिहास दर्ज किया है, से लेकर राणा सांगा के दरबारियों और कवियों तक के स्रोत अलग अलग हैं। इतिहासकारों ने पहले मुगल सम्राट बाबर की ओर से लिखित बाबरनामा में उल्लेखों की भी व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने राणा सांगा के पत्र के बारे में बाबर की ओर से बाबरनामा में वर्णित समय की जांच की है। फरगामा के शासक बाबर को समरकंद में पराजित किया गया था। अपने राज्य का विस्तार करने और ज्यादा पैसे जमा करने के लिए उसने 1526 में हिंदकुश पर्वत में प्रवेश किया। उसने 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। भारत में मुगल वंश, जिसकी स्थापना बाबर ने खुद की थी, उसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, जो औरंगजेब के समय में चरम पर था।
1530 में पानीपत की लड़ाई में जीत के 4 साल बाद 26 दिसंबर को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि राणा सांगा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। एक हाथ, एक आंख और 80 घावों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी वीरता को खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सराहा था। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया या इतिहास की नई व्याख्या की कोशिश है? ये विवाद औरंगजेब जैसे मुद्दों के बाद अब राणा सांगा को लेकर नई बहस की ओर इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में कहा है कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था। ऐसे में मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। ये विवादित बयान उन्होंने दिया। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। आइए जान लेते हैं कि राणा सांगा कौन थे, क्या वो बाबर को हिंदुस्तान लेकर आए थे या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में कहा कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था। ऐसे में मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी ने इस बयान पर सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसकी आलोचना की है। लेकिन इस विवाद को लेकर इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। और क्या बाबर को राणा सांगा भारत बुलाए थे? साल 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। हालांकि पानीपत की पहली लड़ाई के काफी पहले ही बाबर ने भारत की यात्रा शुरू कर दी थी, क्योंकि तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज बाबर को अपनी मातृभूमि फरगाना से खदेड़ दिया गया था। वो अपने साम्राज्य का सपना देख रहा था, इसलिए काबुल के बीहड़ों में 2 दशक से ज्यादा समय बिताया। फिर भी फरगाना और समरकंद में स्थित अपनी पैतृक भूमि को वापस नहीं पा सकते तो भारत की समृद्धि ने उसे आकर्षित किया। यहाँ शासन का सपना लेकर आया और सफल भी रहा। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वो राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। साल 1509 ईस्वी में पिता महाराणा रायमल के निधन के बाद महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे। उन्हें मेवाड़ के महाराजाओं में सबसे प्रतापी योद्धा माना जाता है। बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई जीती तभी से उसका सामना महाराणा सांगा से होने लगा था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, पर राणा सांगा को हराए बिना ऐसे कतई संभव नहीं था। दूसरी ओर पानीपत के युद्ध के बाद अफगान नेता भागकर महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। ऐसे में राजपूतों और अफगानों का मोर्चा बाबर के लिए डर का कारण बन गया। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में हुई लड़ाई में बयाना पर जीत भी हासिल कर ली थी। ये बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की एक महत्वपूर्ण जीत थी। वहीं राजपूतों की वीरता की कहानियां सुन बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। अब 16 मार्च 1527 की बात है। सुबह सुबह भरतपुर के खानवा में महाराणा सांगा और बाबर की सेना में युद्ध शुरू हो गया। पहली लड़ाई तो राजपूतों ने जीत ली, लेकिन तभी अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख में लग गया। इससे उनको युद्ध भूमि से दूर होना पड़ा। इसके कारण राजपूत इस युद्ध में
हार गई। यही कारण रहा कि भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। यही नहीं, बाबर से हुए युद्ध का बदला लेने के लिए उसका साथ दे रहे सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। इससे 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया। कई बार कहा जाता है कि बाबर के भारत की ओर आने का कारण मेवाड़ के महाराणा का निमंत्रण था। असल में ये पत्र खुद बाबर ने राणा सांगा को भेजा था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उसने खुद महाराणा को निमंत्रण भेजा था, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोधी को 18 बार हरा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इतिहासकार GN शर्मा और गौरी शंकर हरिचंद ओझा के हवाले से बताया गया है कि बाबर ने राणा सांगा को इब्राहिम लोधी के खिलाफ साझा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और दिल्ली के शासक के खिलाफ गठबंधन की आस में उसने खुद ही राणा सांगा से संपर्क किया था। ये भी माना जाता है कि शुरुआत में राणा सांगा इसके लिए तैयार भी दिख रहे थे, पर मेवाड़ दरबार में संभवतः अपने सलाहकारों के विरोध के कारण राणा सांगा ने इस गठबंधन से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबर को निमंत्रण भेजा किसने था। इसका जवाब भी इतिहास में ही छिपा है। ये साल 1523 की बात है, जब दिल्ली सल्तनत के ही प्रमुख लोगों से बाबर को निमंत्रण मिला था। इसमें सुल्तान सिकंदर लोधी का भाई आलम खान लोधी, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा अलाउद्दीन शामिल था। इन लोगों ने इब्राहिम लोधी के दिल्ली पर शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से बाबर की मदद मांगी थी। खासकर इब्राहिम लोधी के शासनकाल में पंजाब का गवर्नर रहा दौलत दिल्ली को बाबर की मदद से कमजोर कर दिल्ली को अपने शासन का हिस्सा बनाना चाहता था। इतिहासकारों की माने तो बाबरनामा में राणा सांगा के एक निमंत्रण का उल्लेख जरूर किया गया है। हालांकि इस निमंत्रण में पानीपत की लड़ाई के बाद का जिक्र है, जब खुद बाबर राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसे में ये कहना कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था कतई उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।